जी मैं बिल्कुल गाली वाली आंटी को टोकता नहीं, लेकिन मैं मैनिफेस्टो लेके बैठा हूं कांग्रेस का और मैं चैलेंज स्वीकार करता हूं और मैं कैमरामैन से कहता हूं ये जूम करे पेज नंबर 8 और मैं देश की जनता के लिए पढ़ देता हूं क्या लिखा है। अब व्यक्तिगत इसमें लिखा हुआ है व्यक्तिगत हो जाऊंगी लोकतांत्रिक परंपराओं को समझाते हुए, है ना अंजना जी, अगर ये बोले अंजना जी आप इनको शांत करें, मैं इनसे ब्यौरा मांगने लगूंगी। अब इनको शांत करें। पेज नंबर 8 का इनका कितना योगदान है तो ये चुप ही रहे, मुझसे व्यक्तिगत नहीं बोल दिया। दोनों पेज नंबर 8 खोल लीजिए ना, एक तरीका बड़ा अच्छा है। पेज नंबर 8 दोनों पेज नंबर 8 खोल लीजिए। एक सेकंड ठीक है, दोनों पेज नंबर 8 खोल लीजिए। पेज नहीं, आप अंजना जी दो पेज बता रहा हूं मैं। पेज नंबर 7 खोले पहले, पेज नंबर 7 पहले खोले, सुनिए लाइन पढ़े, पेज नंबर 7 और मैं पढ़ रहा हूँ। लोकतांत्रिक परंपराओं को सिर्फ झूठ पहले चुप कराइए, इनको घबरा रही हैं, फिर घबरा रही हैं। चुप रहिए, इतना क्यों घबराती हैं भाई? नहीं होता तो मत करो, नहीं हो पाएगा। अंजना जी इनको शांत कराइए। अरे प्लीज मत, अंजना जी आप शांत कराएंगी तो मैं इनका चैलेंज एक्सेप्ट करके उत्तर दूंगा। अरे प्लीज, अब ये बौखलाई हुई है सुप्रिया जी। अंजना जी देखिए पेज नंबर 7, पेज नंबर 7 मैं पढ़ रहा हूं, देश के दर्शक सुनेंगे। पेज नंबर, इनका मैनिफेस्टो कहता है लोकतांत्रिक परंपराओं को समझते हुए कांग्रेस का मानना है कि तानाशाही या बहुसंख्यकवाद के लिए देश से कोई जगह नहीं है। दूसरा पेज नंबर 8 में ये कहते हैं कांग्रेस ये सुनिश्चित करेगी कि प्रत्येक नागरिक की तरह अल्पसंख्यकों का भी पोशाक, खानपान, भाषा और व्यक्तिगत कानूनों की स्वतंत्रता हो। तभी मैंने कहा ट्रिपल तलाक वापसी, बहुविवाह ठीक है, हलाला मुझे भी मौका दीजिएगा, बाल विवाह ठीक है जी, अब मुझे भी मौका दीजिएगा। ये आपका मैनिफेस्टो पड़ा है बहुसंख्यकवाद में। अब मैंने चुनौती आपकी स्वीकार करी थी, अब मैं चुनौती आपको दे रहा हूं। ये दिखाइए भैया, इसको जूम करिए जरा। हाँ, अभी रुकिए, अभी मैं अपनी बात कर लूं। अब आप ये मुझे बताइए आरक्षण जो है धर्म के आधार जगह नहीं हो सकता है। ये बहुसंख्यकों को टारगेट किया जा रहा है। ये देखिए, दिखाइए, तो खुद ही दिखा दिया। ये अरे देखिए पॉइंट नंबर 8 पे दिखाइए, कैमरामैन ये दिखाइए प्लीज। पॉइंट नंबर 8 झूठ, जरा झूठ पकड़वा दीजिए। अरे झूठ दिखाइए, अंजना जी झूठ दिखाइए। आप झूठ ये देखिए, अब लिखा है बहुसंख्यकवाद के लिए जगग नहीं है, मतलब हिंदुओं से नफरत बहुसंख्यकवाद के लिए जगह नहीं है। इस लाइन पर उन्होंने उंगली उठाई है। ये देखिए, हाँ ये लीजिए, बोल लिया ये। क्या मैंने झूठ बोला? अब जिसने झूठ बोला है जी उसका जवाब दे रही है, जनता सबक सिखाएगी। बोलने दीजिए। अब रुक जाइए। हाँ ले लीजिए। ठीक है सुप्रिया जी, अब आप बोलिए बहुसंख्यकवाद। तुम भी आओ, ये पॉइंट नंबर 8 पर आओ। हाँ, मैं सिंपल सी बात बोल देती हूँ। देखिए, व्यक्तिगत होइएगा तो थोड़ा मैं भी व्यक्तिगत सवाल पूछने लगूंगी कि जनसंख्या बढ़ाने में आपने कितना योगदान किया, तो मेरा मुंह मत खुलवाइए, शांति से डिबेट करिए, तथ्यों पर करिए। पॉइंट नंबर 8 अगाहे बगाहे इन्होंने ही दिखा दिया, और उस पॉइंट नंबर 8 में पूरी तरह से है व्यक्तिगत कानूनों में सुधार। पर्सनल लॉ पर झूठ बोलते थे, हमने पर्सनल लॉ के रिफॉर्म की बात करी है। बताइए झूठ क्यों बोलते हैं, बोलिए, बताइए। और बहुसंख्यकवाद, मेजोरिटेरियनिज्म, ब्रूट मेजोरिटेरियनिज्म का खिलाफत तो मोदी जी करते हैं, वही कहते हैं ब्रूट मेजोरिटेरियनिज्म गलत है। उन्होंने अपने इंटरव्यूज में कहा है, तो उनको ही खंडन कर रहे हैं क्या? असली बात यह है कि 3 चरण के मतदान के बाद पैरों के तले से सत्ता खिसक रही है, और नरेंद्र मोदी जी अपनी खिसकती सत्ता को देखकर अपने मित्रों को स्वाहा कर रहे हैं। तो आप जैसों को कोई पूछेगा नहीं, घबराइए मत, हम उसी बात पर अभी भी अडिग हैं। किस बात से डरते हो? गिनती क्यों नहीं करते हो? गिनती करो, इस देश को पता तो चले कि कितने आदिवासी, कितने दलित। उन्होंने अपनी बात कह ली है। वारिस पठान जी, अमित जमई और सत्यप्रकाश मिश्र को दिखाइए। नहीं, फिर आप दोनों की बात हो जाएगी। आपने जो प्लेकार्ड पढ़ा है, जो पकड़ा है, जिसमें लिखा हुआ है मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान कि मोदी आए तो सनातन का राज हो जाएगा, आप लोग पकड़े रहिए। दर्शक उसको देख रहे हैं, समझ रहे हैं। इन तीनों की बारी, तीनों ने गाल पे हाथ ही रख लिया था कि अब पता नहीं कब बारी आएगी। लेकिन आपके पास आते हुए वारिस पठान साहब, यही तो वो पॉलिटिक्स है ना जो आप लोग करते हैं हैदराबाद में। यही हिंदू मुस्लिम, ज्यादा बच्चे पैदा करो, ज्यादा ये करो, ज्यादा वो करो, क्योंकि आपको भी यही सूट करता है। जब जब ध्रुवीकरण होता है तो ओवैसी जी को लगता है कि वाह
अब लगता है 1-2 सीटें आएंगी हमारी। जी जी। अच्छा, ध्रुवीकरण क्या होता है मैं आपको बताता हूं अंजना जी। अभी चुनाव के 3 चरण हो गए, पहला, दूसरा, तीसरा। बीजेपी को पूरी तरह से समझ में आ गया कि इस मर्तबा जो अपना नारा था 400 पार, वो तो भूल जाओ, 150 पार के वादे हो गए। अब उसका जो झटका है इनके दिल दिमाग जहन पे जो पड़ा है, उसका जीता जागता सबूत नवनीत राणा ने दे दिया स्टेज पे से खड़े होके। क्योंकि नवनीत राणा तो खुद लड़ रही है चुनाव अमरावती से, और उनको पता है कि पूरी भारी मार्जिन के साथ वो हार रही है। और आनंद राज अंबेडकर साहब जो वहां से उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे, उनको हमारी पार्टी ने वहां समर्थन दिया, वो भारी बहुमत के साथ जीत रहे। तो वो जो फ्रस्ट्रेशन दिमाग के ऊपर चढ़ा, तो उन्होंने आके ना आप शराब बकना शुरू कर दिया। अब बताइए अंजना जी, 15 मिनट नहीं, 10 मिनट नहीं, 15 सेकंड हमको दे दो, सबको खत्म कर डालेंगे, ओवैसी ब्रदर को बता देंगे। क्या करने वाले आप 15 सेकंड के अंदर पुलिस को उठाएंगे? चलो बताओ हमको, क्या हम सबको एक साथ कत्ल कर देंगे? क्या हमारा नरसंहार कर देंगे? हमारा कत्ल आम कर देंगे? बोलिए, हम लोग आ जाते हैं आपके सामने, मार डालो हम सबको एक साथ। बोलिए मोदी जी की सरकार है, हटा दो ये पुलिस चुनाव को। का वक्त हम है, एक सबके सेकंड साथ आवाज चले नीचे चले, कीजिए, एक बार मार डालो। एक सेकंड। वारिस साहब आवाज नीचे कीजिए। वारिस साहब, इलेक्शन का टाइम है, प्लीज ऐसे उकसाने और भड़काने वाली बातें मत बोलिए टीवी पे बैठ के। और ये 15 मिनट वाला बयान किसका था, कहां से उनका इंस्पिरेशन मिला है, वो भी गलत है। और जो आज वो बोल रही है वो भी गलत है। खुद सफाई देने वो आ रही है कि मैंने किसी समुदाय के लिए नहीं कहा है, मैंने ओवैसी ब्रदर्स के लिए कहा है कि वो हवा में हो जाएंगे। ये सब जो आप शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं ना, इसको मत कीजिए। कब तक डर की दुकान चलाइएगा सर? कब तक डराते रहिएगा मुसलमानों को? वो भी देख रहे हैं कि उनका हित कहां पर है, नहीं है, अपने दिमाग से वो वोट कर रहे हैं। प्लीज डू नॉट यूज, आप एक लॉयर हैं। नहीं मिस्टर पठान, आप लॉयर हैं। बिल्कुल नहीं, जो कहा है उन्होंने गलत है एकदम। और जो इससे पहले अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा वो भी उतना ही गलत था। लेकिन आप टीवी पे बैठे हैं, आप एक लॉयर हैं, आप तो जानते हैं कि उकसाने वाली भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। आपकी भी पार्टी की मजबूरियां हैं, लेकिन मत बोलिए। आप नवनीत राणा पे कीजिए, लेकिन ये मत डर वाली दुकान मत खोलिए, ठीक है? वारिस साहब, अब आपका ऑडियो आप कर रहे हैं, प्लीज गलत शब्द मत बोलिएगा। हाँ, नवनीत राणा ने जो कहा वो एक हेट स्पीच है, डायरेक्ट थ्रेट दिया है, पोलराइज करने की कोशिश की है, नफरत फैलाने की बात की है उन्होंने। तो अब वहां का पुलिस प्रशासन क्यों सब खामोश बैठा है? इलेक्शन कमिश्नर जो चुनाव लड़ा रहा है वो क्यों खामोश बैठा है? अगर ये अल्फाज वारिस पठान ने इस्तेमाल किए होते, खाली आपके चैनल पर मैंने थोड़ा बोल दिया, तो आप इतने गुस्से में आ गए कि नहीं आप इस तरह का इस्तेमाल मत करिए, मेरे खिलाफ तो अब तक FIR हो जाते, मुझे तो जेल में डाल दिया जाता। अब क्यों सबके सब खामोश है? और नवनीत राणा को अगर इंस्पायर ही होना था ओवैसी साहब से, तो जाके उनका हॉस्पिटल देखती, जाके उनकी स्कूल देखती, जाके उनका काम देखती, तो उनको समझ में आता कि क्या काम किया है वहां पे हैदराबाद के अंदर। मगर नहीं, ये फ्रस्ट्रेशन और ये किस पे निकालेंगे? तो बस सीधा मुसलमानों को टारगेट करो। अरे 2002 से भाजपा, मोदी जी यही तो करते आ रहे अपनी सियासत चमकाने के लिए। मुसलमानों को गालियां बको, मुसलमानों के खिलाफ बात करो, उनके हिजाब पे नफरत, सब चीज से उनको नफरत करो, अपनी राजनीति चमकाओ। मगर देश जनता समझ गई है अब डेवलपमेंट की बात तो कोई कर नहीं रहा है इनको, तो अचानक से जनसंख्या लेके आ गए। किसने बनाया, क्या बनाया, पता नहीं है भाई हमको। मगर इस बात का संज्ञान इलेक्शन कमिश्नर को लेना ही चाहिए। देखिए अंजानी, चुनाव होना चाहिए फ्री फेयर पोल। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है। मोदी जी क्यों खामोश बैठे हैं? मैं तो मोदी जी के भी बोल रहा हूं कि मोदी जी ठीक है, हम आएंगे, हमको जो आपको करना है आपको कर डालिए। मगर यहाँ पे भाजपा के प्रवक्ता बैठे, एक भी मर्तबा इनकी भाषा का जो इस्तेमाल किया है नवनीत राणा ने, उसका खंडन नहीं करेंगे, कंडेम नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, बढ़ावा देंगे। इसी तरह से बढ़ावा दे दे के लोग यहाँ तक आ गए। अब आपने दूसरे भाषण का कहा, वो इतने बरसों पहला था, उस भाषण के लिए अकबर ओवैसी साहब पे FIR था, वो लंदन में इलाज कर रहे थे। आधा इलाज छोड़कर वो आए, सरेंडर हुए कोर्ट में, 42 डेज हिरासत में रहे, 10 बरस केस चला। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने अकबर ओवैसी को बाइज्जत बरी कर दिया। अब इनको कब FIR करके अरेस्ट करेंगे, कब इनको जेल में डालेंगे? और मेरे को तो अफसोस और ताज्जुब होता है कि ये तो टोटल कोड ऑफ कंडक्ट के अगेंस्ट है, तो इलेक्शन कमीशन क्यों एक्शन नहीं लेता? सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन से हेट स्पीच के बारे में उसमें पूरी तरह से ये फिट हो जाता है, तो कब नवनीत राणा को अरेस्ट करेंगे? और आगे यही होने वाला है, पाकिस्तान आएगा, जिन्ना आएगा, मुसलमान आएगा, मुसलमान की आबादी आ जाएगी, हर चीज आ जाएगा, मगर काम नहीं आएगा।
काम नहीं आएगा। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास बोलते रहेंगे, मगर फिर मोदी जी स्टेज पे खड़े होकर बोलते हैं कि मुसलमान तो घुसपैठिया है। कैसे घुसपैठिया है? चलिए बताइए हमको। आजादी की लड़ाई के अंदर हमने अपनी जाने गंवाई, हमको घुसपैठिया, 6 बच्चे पैदा करते हम। अरे मोदी जी, आपके कितने भाई बहन है? योगी जी के कितने भाई बहन है? वारिस पठान मुसलमान है, चुनाव के बीचों बीच आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट भी आती है, पोलराइज करने से कुछ नहीं। तो वो मुस्लिमों की आबादी 65 साल में कितनी बढ़ी, हिंदुओं की कितनी घटी, यानी हिंदू मुसलमान रिपोर्ट ही क्यों आई है? इस पर जरा प्रकाश डालें अपनी समझ के अनुसार। अंजना जी, शायद आपको याद हो कि एक चुनाव में अल्पसंख्यक वर्ग, मुस्लिम वर्ग को कांग्रेस पार्टी ने रिजर्वेशन दिया, चुनाव के कितने पहले दिया था। तो ठीक है, ये चुनाव के बीच रिपोर्ट आया है, रिपोर्ट सही है या गलत है, इस पर भी फैसला होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी इस रिपोर्ट को बहुत चालाकी से कहती है गलत है, वारिस पठान की पार्टी कहती है व्हाट्सएप प्राथमिक विद्यालय का रिपोर्ट है। एक साधारण सी बात है कि 50 से लेकर के 2024 तक किसकी आबादी कितनी बढ़ी, अगर 2011 के सेंसस से लिया गया है तो यह पता लगाया जा सकता है, ये रिपोर्ट जायज होगी। दूसरा पॉइंट कि किसी भी समुदाय का जनसंख्या बढ़े घटे तो बढ़ने वाली जनसंख्या एक चिंता का विषय है। सुप्रिया श्रीनेत जी की ही पार्टी की सरकार थी जिसने सच्चर कमेटी बनाई। उस कमेटी ने एक साल में एक रिपोर्ट दी कि 25% बच्चे मुस्लिम समाज के 6 से 14 वर्ष के या तो स्कूल नहीं पहुंचते या ड्रॉप आउट हो जाते हैं। 55 साल इनकी सरकार रही थी, क्या कल्याण किया मुस्लिम समाज का नहीं पता। 4% मात्र ग्रेजुएट है मुस्लिम समाज में, तो मुसलमानों को झुंझुना तो ये पकड़ाते हैं। सच्चाई है कि सबका साथ सबका विकास वाली सरकार की जितनी भी योजना आई, वारिस पठान पूछ रहे थे ना काम बताइए, उन काम में क्या कि उस समाज के लोगों को नहीं मिला? ओवैसी साहब का संसद में बयान है कि कोई भी फंड मोदी सरकार ने मुसलमानों के जो भी विकास के लिए है कभी नहीं रोका, उसको बढ़ाया है, ये ऑफिशियल रिकॉर्ड में कहा उन्होंने। सवाल यह है कि हिंदू मुसलमान करता कौन है इस देश में? कांग्रेस पार्टी बहुत चालाकी से, बहुत शातिरीन तरीके से इस मुद्दे को लाती है। प्रधानमंत्री मोदी ने तो संकल्प पत्र के साथ चुनाव यात्रा शुरू की, अपने काम का हिसाब दिया कि कितनों को घर दिया, कितनों को गैस सिलेंडर दिया, कितनों को रोजगार दिया, कितनों को मुद्रा लोन दिया, सारा हिसाब किताब दिया। उसके बाद का आरक्षण खत्म कर देंगे, क्या ऐसा सिगुफा लेकर कांग्रेस पार्टी आ गई? अरे इस देश में कांग्रेस पार्टी का आरक्षण से कभी कोई लेना देना नहीं रहा, कभी किसी को आरक्षण नहीं दिया, और वो पार्टी आके कहती संविधान खत्म कर देंगे। 106 संशोधन करने वाली पार्टी तो तमाम सरकारों ने किया है, तो झूठ का सहारा सबसे पहली बार कांग्रेस पार्टी ने लिया। उसका करारा जवाब जब मिल रहा है तो कह रहे हैं तुष्टीकरण कर रहे। अरे बताइए ना कि राहुल गांधी एक सेफ सीट वायनाड से जो चुनाव लड़ने जाते हैं, किस समुदाय का वहां सबसे अधिक वोट है? क्यों जाते हैं वहां? लड़ लेते यूपी के, दिल्ली के किसी सीट से, वहीं पहुंचते हैं। तो समझ में आता है कि कांग्रेस जो सातेरेना चाल बार बार खेलती है, उससे इस देश में हिंदू मुसलमान हो जाता है। वास्तविकता है नरेंद्र मोदी जी ने अपने तमाम बयानों में सबका साथ सबके विकास के लिए काम किया, और जब काम कर का हिसाब दे रहे तो बीच में उठ के चले आते हैं कि आपने मछली मटन क्यों लाया। आप मटन खा रहे थे, देश की जनता को चिढ़ा रहे थे, सावन में कोई मछली खा रहा था, नवरात्रि में देश की जनता को चिढ़ा रहे थे, तो कोई ना कोई ये बात तो रखेगा ना। सनातन को गाली देने वाले आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष के सुपुत्र आपको बहुत प्यारे हैं, सनातन को गाली देने वाली पार्टी डीएमके आपको बहुत प्यारी है। हम तो कहते हैं इस देश के किसी भी धर्म, किसी भी जाति को कोई भी पार्टी गाली ना दे, उसके ऊपर कोई टिप्पणी ना करे। कांग्रेस अगर इस पर तैयार है तो कोई दिक्कत नहीं, कांग्रेस तैयार नहीं है तो किसी न किसी को जवाब देना पड़ेगा। ठीक है अमित जमई साहब, देखिए बीजेपी हमेशा से उनकी जो विचारधारा रही है, उनकी जो ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स रही है, उसमें वो तमाम विपक्षी दलों पर अल्पसंख्यकों के तुष्टीकरण और बहुसंख्यकों की अनदेखी करने का आरोप लगाते हैं। और ऐसे में ये रिपोर्ट, ये इंफॉर्मेशन उनकी पूरी आइडियोलॉजी को सूट करता है, तो उसे वो सामने में रख रहे हैं और ये उनको मदद करता है किसी न किसी तरीके से। देखिए अंजना जी, मुख्य मुद्दा इस देश में यह है कि जो डबल इंजन की सरकार है वो अपना आत्मविश्वास खो रही है, अपना चैतन्य खो रही है और अपना विवेक साथ साथ में खो रही है।